Hello everyone. In this chapter, we will learn the basics of Aruz. So, what actually is Aruz? Aruz is the structured system of creating rhythm in Urdu Shairi. It is a full-on science of sound timing. And we will learn the basics of Aruz in this chapter. Enough for us to start saying shares. And why did I say saying shares instead of writing share? I will answer that question towards the end of this chapter. So, stay with me. So the very first thing that we should learn is how to do वजन of a शेर, है ना? तो ये डिसाइड करने के लिए कि आपका शेर बहर में या किसी मीटर में फिट होता है या नहीं होता, तो उसके हर मिसरे के हर लफ्ज को वजन करना जरूरी होता है। और वजन इज नथिंग, इट्स जस्ट अ सिंपलिंग लेबलिंग ऑफ साउंड यूनिट्स। मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि साउंड यूनिट्स क्या होती हैं। तो वजन of a word is based on the acceptable pronunciation of a word in Urdu. So how a word is said is more important than how it is written. In fact, mm, वजन के एतबार से अल्फाज की लफ्ज की जो स्पेलिंग है वो ज्यादा मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि उस लफ्ज को किस तरह से कहा जाता है। हिंदी राइटर्स आर इन लक हियर एंड वाई इज दैट इज बिकॉज हिंदी बिल्कुल उसी तरह से लिखी जाती है जिस तरह से कही जाती है। तो उसकी राइटिंग और उसके प्रोनाउंसिएशन में 1-to-1 का रिलेशनशिप है, जिसकी वजह से हिंदी राइटर्स को थोड़ी आसानी होने वाली है। A word can have multiple acceptable pronunciations. जैसे दिल्ली को दहली भी कहा जा सकता है, जूता जूते को जूती भी कहा जा सकता है। तो एक लफ्ज के कई प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं उसके रीजनल डायलेक्ट के अकॉर्डिंग, या डिफरेंट वर्जन्स हो सकते हैं उसी लफ्ज के। तो आप इसी हिसाब से उनके अलग अलग वजन भी हो सकते हैं। और कौन सा लफ्ज आपको अपनी शायरी में इस्तेमाल करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, आपका कैरेक्टर जो उस शेर को कह रहा है वो क्या है और किस रीजन से वो बिलोंग करता है। तो उस हिसाब से आप अपनी शायरी में डायलेक्ट और प्रोनाउंसिएशन इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर कई बार आप सिर्फ इसलिए अलग प्रोनाउंसिएशन यूज करते हैं किसी लफ्ज का क्योंकि वो बहर में आसानी से फिट हो रहा होता है। जब भी कभी डाउट हो आपको प्रोनाउंसिएशन में, हमेशा हमेशा एक बार डिक्शनरी जरूर चेक कर लें लफ्ज की सही स्पेलिंग और उसकी प्रोनाउंसिएशन के लिए। रेख्ता डिक्शनरी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ चेकिंग the pronunciation of a word, and also you can also check वजन of a word there. So हम एक लफ्ज का कैसे वजन डिटरमाइन करते हैं? तो पहला जो स्टेप है उसमें हिज्जे करना, यानी कि किसी भी लफ्ज को, वर्ड को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। मैं आगे बात करूंगा कि किस तरह से किस बेसिस पे तोड़ा जाता है। और दूसरे स्टेप में उन छोटे छोटे टुकड़ों को छोटी आवाज या बड़ी आवाज में लेबल किया जाता है। ठीक है, जल्दी से चलिए देखते हैं कि कैसे हिज्जे किया जाता है। हिज्जे करने का मतलब है कि जब भी आप किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, whenever you pronounce a word, we make a sequence of sounds to pronounce that word. किसी भी लफ्ज के प्रोनाउंसिएशन में एक या एक से ज्यादा छोटी छोटी आवाजें हो सकती हैं, है ना? तो हिज्जे करने का मतलब यह है कि आप उन छोटी छोटी आवाजों को आइडेंटिफाई करें और उनके उस वर्ड के, उस लफ्ज के टुकड़े कर लें छोटे छोटे। मैं आगे बात करूंगा कैसे। तो ये जो छोटी छोटी साउंड यूनिट होती हैं इनको उर्दू में अरूज में कहा जाता है हिज्जा। Remember, sound units of a word are identified by the way it is pronounced and not how it is spelled. तो एक हिज्जा इज नॉट सेम एज सिलेबल। अक्सर टेक्स्ट बुक्स में सिलेबल और हिज्जा को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। सिलेबल थोड़े लंबे होते हैं, हिज्जा सिलेबल से भी छोटा होता है। These sound units are simply categorized as short and long. तो जो शॉर्ट साउंड यूनिट्स होती हैं उनको उर्दू में कहा जाता है हिज्जाए कोता, और जो लंबी साउंड यूनिट होती हैं उनको कहा जाता है हिज्जाए बुलंद। इनके बारे में और सीखते हैं। एंड बिफोर वी कैन लर्न टू कैटेगराइज साउंड्स यूनिट्स as short and long, we need to learn the basics of vowels and consonants in Urdu.
तो इससे पहले हम आगे बढ़ें, पहले कोशिश करते हैं इन लफ्ज़ों को उसकी हिज्जे करने के लिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको थोड़ा बता सकूं कि टुकड़े करने से मेरा क्या मतलब है। घर को अगर आप देखें, आप कहें घर, तो घर को इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता। ये ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो एक ही आवाज में पूरे लफ्ज की डिलीवरी हो जाती है। तो इसको आगे नहीं तोड़ा जा सकता, इसकी एक ही आवाज है। और घर, कमरा, अगर आप यहां देखें तो कमरा असल में दो छोटी छोटी आवाजों से मिलकर बना है, कम और रा। सड़क, इसी तरह से सड़क में भी दो टुकड़े हो सकते हैं, स और ड़क। अब आप सवाल कर सकते हैं कि कमरे को हमने इसी तरह से क्यों तोड़ा, कम और रा में। हम इसे क और म्रा भी तो कह सकते थे, या सड़क को सड़क की बजाय सड़क भी तो कह सकते थे। तो इसका एक ही जवाब है, वो है कि इसके प्रोनाउंसिएशन पे ही डिपेंड करता है, इसके तलफ़ुज़ पे ही डिपेंड करता है कि किस तरह से आप इसको तोड़ेंगे। कम रा, अगर आप कहते हैं कम रा और यहां पे पॉज ले लेते हैं, तो उसके बावजूद भी कम रा, कमरे का, इस लफ्ज का के मायने नहीं बदलते और सामने वाला समझ जाता है कि आप कमरा कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप उसे कहेंगे क मरा, तो यहां पे वो क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ पे उसके मीनिंग चेंज हो सकते हैं, डिस्टॉर्ट हो सकते हैं, और सुनने वाले को नहीं समझ में आएगा कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं। उसी तरह से सड़क, तो अगर आप कहें सड़क, तो सुनने वाले को समझ में आ जाता है कि आप सड़क की बात कर रहे हैं, आप सड़क कहना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप इसी लफ्ज को आप कहें सड़ अक, तो ये जो ब्रेकेज है, यहाँ जहां पे हमने पॉज दिया, वो गलत महसूस होता है और सामने वाले को नहीं समझ में आएगा कि आपने असल में सड़क कहने की कोशिश की है। तो इसी तरह से जब आप किसी लफ्ज को तोड़ने से, तो अपने जहन में कई बार कह के देखें, कम रा, है ना, उसके जितने भी वेरिएशन आपके दिमाग में आ रहे हैं सबको कह के देखें एक बार। और खुद आप थोड़े दिनों में प्रैक्टिस हो जाएगी कि कहाँ पे उसको तोड़ना है। मैं, तो ये लफ्ज है, इट्स वन ऑफ दोज एग्जांपल जहां लफ्ज में, जहां वर्ड में बहुत सारे लेटर्स यूज होते हैं, लेकिन उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। उसमें एक ही आवाज है, मैं, एक झटके में डिलीवर होता है, इसमें कहीं पॉज नहीं आता, कहीं उतार चढ़ाव नहीं आता। तुम, तुम भी एक ही आवाज है। आजादी, अब ये थोड़ा सा लंबा लफ्ज है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि आ जा दी, इस तरह से तीन टुकड़े इसके किए जा सकते हैं, आ जा दी, है ना। आजा दी, इसके दो टुकड़े नहीं किए जा सकते क्योंकि आजा में हम देख रहे हैं कि उसके फर्दर दो टुकड़े हो सकते हैं। आ जा दी। वकास, ये मेरा नाम है। तो इस पे सवाल था कि हम इसको इसी तरह से क्यों तोड़ते हैं, क्योंकि हम एक तो अंग्रेजी में आप देख सकते हैं कि डबल क्यू है। जब आप इसे उर्दू में लिखेंगे तो काफ के ऊपर तशदीद आएगी, जिसका मतलब है कि जो काफ है इसको दो बार प्रोनाउंस किया जाएगा, तो उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। तो इसको इसी तरह से तोड़ा जाएगा कि वक कास। आगे हम बात करेंगे कास में हमने एस क्यों नहीं जोड़ दिया, एस तो थोड़ा अननेचुरल लग रहा है, तो अलग उसको रखना, वक कास। तो ये स का जो साउंड है एंड में, इसको अलग रखना पड़ा, उसकी वजह मैं आगे आपको बताऊंगा। समंदर, स मन दर, स मन दर, तो इस तरह से इसको तोड़ा जा सकता है। कनाडा, तो इट्स वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जहां पे एक से ज्यादा प्रोनाउंसिएशन हो सकते हैं किसी लफ्ज के, और उसी हिसाब से उसको तोड़ा भी जा सकता, उसकी हिज्जे हो सकती है और इस हिसाब से उसका वजन भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर अंग्रेजी का जो प्रोनाउंसिएशन है कनाडा, उसको उसकी हिज्जे की जाए, तो इस तरह से तीन टुकड़े होंगे, कै नै डा। और अगर कनाडा का उर्दू प्रोनाउंसिएशन देखा जाए, उर्दू में कनाडा को कहा जाता है कनाडा, तो उस तरह से भी तीन टुकड़े होंगे, क ना डा, कैनेडा एंड कनाडा। तो दो प्रोनाउंसिएशन हो गए इसके, और आप अपने उसी हिसाब से इसका वजन भी होगा, इसके वजन भी फिर दो निकलेंगे। दुनिया, तो इस पे थोड़ी सी एक क्वेश्चन आया था कहीं से कि दुनिया को आप इस तरह से क्यों तोड़ दें। पहली बात तो ये है कि
हर लफ्ज को तोड़ने के कुछ स्टैंडर्ड सेट हो जाते हैं। ये जो सवाल हमारे सामने आ रहा है, यही सवाल पहले उस्तादों के सामने भी आया है, और उन्होंने काफी बहस और रिसर्च के बाद ये डिसाइड किया कि दुनिया को हम इसी तरह से तोड़ सकते हैं कि दुन या, है ना। इसमें छोटी सी ई की साउंड भी लगती है, और लिखा भी जाता है कि दुनिया, दुनिया। तो वो भी आप को शायरी में अगर कहीं इस्तेमाल करना है, कहीं ज़रूरत है लंबा कहने की, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हर लफ्ज़ के कुछ स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशंस और वज़न होते हैं, अगर आप उनको यूज़ करेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर है। अगर उसके कुछ अल्टरनेट प्रोनाउंसिएशन और जो लोअर कम इस्तेमाल होने वाले प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग्स आप यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी कोई पूरी तरह से गलत तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे उसको आप अवॉइड करें। सूरज, तो चांद सूरज वाला सूरज है। सूरज में भी इसी तरह से इसको तोड़ा जा सकता है कि सूरज। आप देखेंगे सू एक छोटी आवाज है, एक एक साउंड यूनिट है, सॉरी। और रज को भी फर्दर नहीं तोड़ा जा सकता, तो इसके दो ही टुकड़े हो सकते हैं। सिफर, ये मेरा तखल्लुस है। सिफर को अगर आप तोड़ के देखें तो इसके इसके अंदर से दो टुकड़े निकलते हैं, सी और फर। फिर आगे अगले कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे कि इस हिज्जे करने के बाद इसके वजन कैसे किए जाए। तो आप इन अशार के हिज्जे करके देख सकते हैं टू गेट सम प्रैक्टिस। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि वजन सीखने के लिए हमें वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में सीखना पड़ेगा। तो वॉवेल साउंड्स दो तरह के होते हैं। एक तो छोटे वॉवेल साउंड्स होते हैं, शॉर्ट वॉवेल साउंड्स, जिन्हें उर्दू में हरकत कहा जाता है और हिंदी में कहा जाता है छोटी मात्रा। ठीक है, ये तीन ही होते हैं। सबसे पहले है अ, दूसरा है ई, और तीसरा है उ। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अ का एग्जाम्पल है अगर, तो अगर में अ का जो साउंड है वो अ, अ की हरकत है, अलिफ की हरकत है। ई में जैसे दिल में ई का जो साउंड है बीच में दिल, आ, वो आ, वो ये है। और ऊ का साउंड है खुश। तो ये तीन ही छोटे वॉवल्स या शॉर्ट वॉवल साउंड्स हैं, जिनको उर्दू में कहा जाता है हरकत, और हिंदी में कहा जाता है छोटी मात्रा। जो लंबे वॉवल साउंड्स हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं, जैसे कि आ, ये लंबा साउंड है। बात में आ आता है, उसके बाद एक ई, जैसे कहेंगे आप ठीक, तो उसके बीच में आ रहा है जो साउंड आ रहा है, जो आपका ये वॉवल साउंड है वो है ई। इस तरह से ए जो है मेरा में ए, ऊ, ओ एंड ओ, है ना। तो यही कुछ वॉवल साउंड्स हैं जो कहे जाते हैं लॉन्ग वॉवल साउंड्स। हिंदी राइटर्स को एक डाउट होगी कि ये छोटी ए यहाँ क्यों रखी हुई है। इसको कहने के लिए छोटी ए है, लेकिन जब आप इसके साउंड पे ध्यान दें तो असल में ये छोटा साउंड नहीं है, ये लंबा साउंड है। और इसकी लंबे साउंड की एक पहचान ये होती है कि लंबे साउंड्स को खींचा जा सकता है। जैसे आप ये सारे साउंड्स इनको खींच सकते हैं, आ, ई, ए ऊ, ओ, ओ, इन सभी साउंड्स को आप खींच सकते हैं। साथ ही में इसकी एक खास बात और है कि लंबे साउंड वॉवेल साउंड्स को आप छोटा भी कर सकते हैं। अ, ई, ए, ए, उ, ओ, ओ। तो जरूरत पड़ने पर इन्हें छोटा बड़ा किया जा सकता है। जबकि जो छोटे वॉवल साउंड्स हैं उनको ना फर्दर छोटा किया जा सकता है, ना ही फर्दर बड़ा किया जा सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें लॉन्ग वॉवल साउंड के साथ मिलती है कि उन्हें छोटा बड़ा जरूरत के हिसाब से किया जा सकता है। तो यहीं पे कुछ नोट्स हैं कि विच टाइप ऑफ वॉवल साउंड्स आर इजी टू स्ट्रेच। जैसे मैंने जवाब दिया कि लॉन्ग वॉवल्स आर इजी टू स्ट्रेच, एंड कैन यू शॉर्टन द लॉन्ग साउंड्स व्हेन नीडेड। Yes, long vowels can be delivered quickly as well. Remember that long vowels can be shortened if needed. तो ये याद रखें आप, आगे काम आएगा।
कैन यू स्ट्रेच अ शॉर्ट साउंड यूनिट? नो, यूजुअली नो। एक छोटे साउंड को और फर्दर छोटा करना मुमकिन नहीं होता है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा और लगेगा। ज़रूरत के मुताबिक हम आगे देख सकते हैं कि कहीं पे कोशिश की जा सकती है कि उसको और छोटा करने की या बड़ा करने की। कोई एग्जाम्पल कहीं उस्तादों का दिया हुआ है तो देखते हैं उसको, बट जनरली नहीं किया जाता। कॉन्सोनेंट साउंड्स एक लिस्टेड है यहाँ पर। इसमें आप देखेंगे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। और एक उर्दू अल्फ़ाबेट में आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एक हल्के कॉन्सोनेंट को भारी कॉन्सोनेंट में तब्दील किया जाता है ये दो चश्मी हे लगा के, है ना? क, ख। तो यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट है क और ख में दो अल्फ़ाबेट है क और दो चश्मी हे। उसके बावजूद हम अपने अरूज सिस्टम में इसको एक ही कॉन्सोनेंट में काउंट करेंगे क्योंकि ये एक ही कॉन्सोनेंट साउंड है। तो कहने का मतलब आप इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि दो चश्मी हे जो है वो वजन में काउंट नहीं हुई। क, ख, ग, घ, च, छ, ज। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के कॉन्सोनेंट्स। ह, इस ह में और दो चश्मी ह में फ़र्क है क्योंकि ये वाली जो ह है इसको एज़ अ कॉन्सोनेंट, सेपरेट कॉन्सोनेंट लिखा जाता है और इसको बोला भी इस तरह से जाता है, तो ये वज़न में काउंट होगी। एक और कॉन्सोनेंट उर्दू में होता है आयन। इसके बारे में थोड़ा-सा आगे हम बात करेंगे, बट याद रखेंगे आयन जो है वो एक कॉन्सोनेंट है। वज़न वाली स्लाइड पे हमने बात की थी हिजाए कोता और हिजाए बुलंद की। तो अब जब हमने सीख लिया कि वोवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के उनको हमने कैटेगराइज़ कर लिया है, तो अब हम कुछ रूल्स अपने लिए बना सकते हैं कि अगर कोई हिज्जा, कोई टुकड़ा जिसमें सिर्फ़ एक कॉन्सोनेंट है, जैसे ब, त, स, ज, च, ह, छ, झ, है ना? तो याद रखें मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट या हुर्फ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड की बात कर रहा हूँ। तो जिसमें जैसे कि आप कहेंगे कि क में एक ही हुर्फ़ है और ख में दो हुर्फ़ हैं। क और दो चश्मी हे को मिला के ख बन जाता है। तो उसमें दो हुर्फ़ हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स डज़न्ट मैटर, व्हाट मैटर्स इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है? तो अगर एक सिंगल कॉन्सोनेंट साउंड है तो उसको शॉर्ट साउंड माना जाएगा, उसको हिज्जाए कोता में रखा जाएगा। उस तरह से जो शॉर्ट वॉवेल्स हैं अगर वो अकेले आते हैं कहीं पे तो उनको भी एक में ही गिना जाता है। जैसे ई, उ और आ। अगर ये तीनों में से कोई एक अकेला कहीं पे किसी हिज्जा का किसी हिज्जे की एंटायर वैल्यू इज जस्ट शॉर्ट अ शॉर्ट वॉवेल, दैट विल बी कंसिडर्ड एज हिज्जाए कोता। और अगर कोई कॉन्सोनेंट है और उसके साथ एक शॉर्ट वॉवेल जुड़ा हुआ है जैसे कि सी, बा, सी, ब, बी, बु, तो उस केस में भी इसको एक हिज्जाए कोता माना जाता है, यानी कि शॉर्ट साउंड। शॉर्ट साउंड्स को लेवल करने के लिए हम यूज करते हैं नंबर 1। ठीक है? जिसको हम कहते हैं कि तो इंस्टेड ऑफ सेइंग वेदर दिस वॉइस ये छोटी आवाज है या बड़ी आवाज है, हम सिंपली कहेंगे ये एक है और ये दो है ना? बाय कॉन्सोनेंट्स वी मीन कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड नॉट अ लेटर। In Urdu, multiple letters can be combined to make a consonant sound. Check the list of consonants. Okay, पिछले पेज पूरी लिस्ट मैंने शेयर की हुई है, तो वो आप देख सकते हैं। Rule 1 and 3 are actually same. Why? So consonant और consonant plus short vowel, ये दोनों रूल असल में एक ही रूल है। क्योंकि जहां पे कोई वॉवल नहीं होता है वहां पे, या जहां पे कोई हरकत नहीं होती वहां पे असल में अलिफ की हरकत होती है, वहां पे अ की हरकत होती है। उसके बिना तो आप कोई लफ्ज प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते। जैसे कि घर, चल, छल, है ना, पल। तो उन सब में बीच में कुछ लिखा नहीं जाता है लेकिन उसमें हरकत होती है। उसमें हरकत होती है अ की हरकत। तो जहां कोई वॉवल ना हो वहां पे अ होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहला रूल और दूसरा रूल असल में एक ही है। हिज्जाए बुलंद यानी कि लॉन्ग साउंड्स,
So if a hija is made of one of these combinations, it's considered a long sound. जैसे कि करीब दो कॉन्सोनेंट्स हैं और उनके बीच में एक शॉर्ट वॉवल है ना? जैसे किम, जिन, सुन, टिम, दिन, झिल, मिल, खुल, जिस। तो इनके बीच में आप देख रहे हैं कि छोटे वॉवल साउंड्स हैं या छोटी हरकतें हैं, जिनको अ, अगर इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन है तो वो आता है हिज्जा बुलंद में। अगर कोई कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट है, जिस जिस तरह से मैंने पिछली स्लाइड में बात की कि जहां अगर दो कंटिन्यूअस कॉन्सोनेंट हैं तो उनके बीच में अ की साउंड होती है, जैसे कम, घर, जम, जर, डर, छत, इस तरह से। तो ये भी हिज्जा बुलंद में है। अगर कोई लॉन्ग वॉवल साउंड है, जैसे कि ई, आ, ऊ, ओ, ओ, तो ये सब जो हैं वो सब भी हिज्जा बुलंद में आते हैं। कॉन्सोनेंट के ऊपर अगर कोई लंबा वॉवल साउंड ऐड किया हुआ है, जैसे कि जी, जा, खो, लो, नो, नौ, ना, तो ये सब मिलके अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो वो भी हिज्जा बुलंद है। शॉर्ट वॉवल साउंड प्लस कॉन्सोनेंट, इस पे थोड़ी सी डाउट थी। तो शॉर्ट वॉवल या छोटी आवाज हरकत से मेरा मतलब ये था कि अगर कोई लफ्ज है वो शुरू हो रहा है छोटी वॉवल साउंड से और कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है, तो उसका वजन भी हिज्जा बुलंद में काउंट होगा, यानी कि 2 होगा। जैसे कि इक, इन, अब, उस, है ना? तो ये भी हिज्जा बुलंद है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, आई विल करेक्ट इट। सो बेसिकली वी विल यूज नंबर 2 टू लेबल लॉन्ग साउंड्स, है ना? और यहाँ पे भी वही वाली बात है कि रूल नंबर 1 एंड 2 आर एक्चुअली सेम। सो हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि जहां कोई हरकत नहीं होती वहां पे असल में अ की हरकत होती है। तो इसी वजह से ये दोनों रूल्स असल में एक ही है। So you can memorize these rules. There can be some exceptions to these, but मेरे ख्याल से ये they cover a majority of the cases. कोई इधर उधर कोई छोटा मोटा कोई एक्सेप्शन केसेस हो सकते हैं, इधर उधर छूट ली जा सकती है, उसको हम बाद में डील करेंगे। बट मेरे ख्याल से these rules are enough to find out the version of any word, है ना? So one is used to label short sounds and two is used to label long sounds, and here one and two don't have any mathematical values. यहाँ पे सिर्फ ये लेबलिंग के लिए यूज हो रहे हैं, इनकी कोई मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे कोई एडिशन मल्टीप्लिकेशन नो मैथ इन्वॉल्व है, तो डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। इन लफ्जों का आप वजन करके बताएं। अम्मा ने कहा घर चलो। जल्दी देखते हैं। अम्मा को दो हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, अम और बा। अम को अगर आप देखें तो अम के अंदर है एक छोटा वॉवल साउंड, शॉर्ट वॉवल साउंड, और उसके बाद कॉन्सोनेंट। छोटा वॉवल क्या है? अ, और कॉन्सोनेंट क्या है? म। तो दोनों मिलके अम बना रहे हैं। तो ये एक इस हिज्जे में एक छोटा वॉवल है और एक कॉन्सोनेंट है, तो ये हमारे रूल के हिसाब से क्या होगा? लॉन्ग साउंड, अम। इसका दूसरा टुकड़ा है मा, अम, मा। माँ में हम देखेंगे एक कॉन्सोनेंट है और अगला हिस्सा जो है वो एक लॉन्ग वॉवल है। कॉन्सोनेंट है माँ और लॉन्ग वॉवल है आ। तो ये भी कॉन्सोनेंट प्लस लॉन्ग वॉवल मिलके एक लॉन्ग साउंड बनाते हैं, जिसको हम टू से डिनोट करते हैं। तो अम्मा का वजन होगा टू टू। ने, ने जो है वो हमने देखा कि कॉन्सोनेंट है और उसके आगे एक लॉन्ग वॉवल जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो ये एक लॉन्ग साउंड हो गई। कहा, कहा को दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, जिसका पहला टुकड़ा है क और दूसरा है हा। तो क को हम देखें कि एक कॉन्सोनेंट है और इसके आगे कोई हरकत नहीं है, बस सिर्फ अलिफ की हरकत है, तो अकेला है ये, तो इसलिए इसको शॉर्ट साउंड में काउंट किया जाएगा। हा में हम देखेंगे कि पहला हिस्सा जो है वो एक कॉन्सोनेंट है और दूसरा हिस्सा इसका एक लॉन्ग वॉवल है, हा, तो इसलिए एक लॉन्ग साउंड है। तो इस तरह से कहा का जो वजन हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2। घर, घर को नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है?
बिल्कुल घर को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। तो घर जो है उसके अंदर दो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट प्लस कॉन्सोनेंट, और इसलिए ये एक लॉन्ग साउंड में काउंट होगा, जिसको हम टिपिक करेंगे टू से। तो घर का वजन हो जाएगा टू। चलो, चलो को दो टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, जिसका पहला टुकड़ा है च, जो कि एक अकेला कॉन्सोनेंट है। अकेला कॉन्सोनेंट एक छोटी आवाज में काउंट होता है, जिसका लेवल है वन। लो, लो में हम देखेंगे कि ल जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, और ओ जो है वो एक लॉन्ग वॉवल है। तो इसलिए इसका वजन होगा टू। और चलो का वजन इस तरह से हो जाएगा वन टू, है ना। तो घर का वजन हो गया टू, कम रा टू टू, सड़क वन टू, मैं टू, तुम भी टू, आजादी। आ एक लंबी वॉवेल है, तो वो टू है। जा में आप देखेंगे एक कॉन्सोनेंट और उसके आगे एक लंबी वॉवेल लगी हुई है, तो ये जा, ये टू हो गया। दी में भी एक कॉन्सोनेंट है और उसके आगे लंबी वॉवेल है, तो ये भी टू हो गया। वक्कास का वजन भी होगा टू टू वन। स मन दर, स चूंकि अकेला कॉन्सोनेंट है तो उसका वजन होगा एक। मन दो कॉन्सोनेंट है तो उनका वजन होगा दो। दर भी दो कॉन्सोनेंट है तो उनका वजन भी होगा दो। यहां पे मैं उर्दू प्रोनाउंसिएशन को यूज कर रहा हूं। तो क ना डा, कनाडा। तो क का वजन होगा एक, ना का वजन होगा दो, और डा का वजन होगा दो। कनाडा, कनाडा का वजन होगा वन टू टू। दुनिया का वजन होगा दो दो। दुन में आप देखें कि दो कॉन्सोनेंट है, द और ना, और उनके बीच में एक छोटी हरकत है उ की, दुन या। तो ये दो दो हो गया। सी फर, सी एक सी में हम देख रहे हैं कॉन्सोनेंट है और एक छोटी हरकत है ना। तो ये हो गया सी। और फर दो कॉन्सोनेंट्स है तो उसका वजन हो गया दो। तो इसलिए सिफर का वजन होगा वन टू। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की, जैसे कि न, नेजल साउंड। तो ये जो नेजल साउंड होती है, इसको उर्दू में नून गुन्ना से लिखा जाता है और हिंदी में चंद्रबिंदु से लिखा जाता है। तो ये कभी भी वजन में काउंट नहीं होता है, क्योंकि ये साउंड को अल्टर तो करता है, बट उसको कभी भी उसके लेंथन नहीं करता, उसमें ना पॉज ऐड करता है ना ही उसको लेंथ उसकी बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसको वजन में काउंट नहीं किया जाता। ठीक है। अगर आप इसकी स्पेलिंग से कंफ्यूज्ड हैं तो चेक द प्रोनाउंसिएशन इफ द एन इज एडिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द साउंड, है ना। सो द वजन ऑफ मैं हूं माँ इज टू टू टू। और अगर इन तीनों अल्फाजों में से आप नून गुन्ना यानी कि नेजल साउंड हटा दें, तो भी इसका वजन दो 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 ही रहता है। तो यानी कि नून गुन्ने से इसके वजन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है। तो इन अल्फाजों के वजन देखते हैं। माँ, है ना। माँ का वजन होगा दो, क्योंकि एक कॉन्सोनेंट है और इसके आगे एक लंबी वॉवल साउंड है, तो वो दो हो गया। हाँ भी दो हो गया। न ही, न ही में हम देखेंगे कि न जो है वो सिंगल है, और ही जो है वो टू है। कहाँ, कहाँ में भी क एक है और हाँ दो है। उसी तरह से आप बाकी को भी तोड़ सकते हैं। गए में ग छोटी साउंड है, छोटी आवाज है, और ये जो है वो एक लंबी आवाज है, तो वो दो हो गया। तीसरा से हम देख रहे हैं कि जो नून गुन्ना का साउंड है, वो असल में उसके वजन पे कोई फर्क नहीं डाल रहा। हम वजन बिल्कुल उसी तरह से कर रहे हैं जिस तरह हम बिना नून गुन्ना के कर रहे थे। So a note for Anki Bindi in Hindi. So Anki Bindi is counted in the version as it is pronounced as N. तो अंकी बिंदी जहां पे यूज होती है वहां पे असल में न का साउंड होता है, और वहां पे वो एक स्टॉप लगाता है, जिससे लेंथ भी आपकी जो हिज्जे की है वो बढ़ जाती है। तो न को अंकी बिंदी को अक्सर काउंट किया जाता है। कई जगह ऐसा हो सकता है कि अंग की बिंदी ले ली गई है, लेकिन उसको प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है,
उसको सिर्फ चंद्र बिंदु की तरह यानी कि नून गुनने की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां पे वो वजन में नहीं लेनी है। ठीक है, तो वजन में कब लेनी है? जब उसको प्रोनाउंस किया जा रहा है। वजन में कब नहीं लेनी है? जब उसको प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है, खाली नेजल साउंड आ रही है, नाक में बोला जा रहा है, बट उससे उसको वहां पे पॉज नहीं लिया जा रहा है ना। तो इस तरह से आप बताइए कि व्हाट इज द वजन ऑफ इंसान एंड संग, है ना। इन दोनों ही एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि जो ये अंक की बिंदी है, इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और उर्दू में तो बाकायदा नून इस्तेमाल हो रहा है, तो नून तो वजन में काउंट होता ही है, और हिंदी में नू यहाँ पे न की साउंड आ रही है हिंदी में भी, तो इस तरह से इसका वजन ये न दोनों ही केसेस में वजन में काउंट होगा। दो चश्मे हैं, जैसे हमने पहले बात की कि हे का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट से, लाइट कॉन्सोनेंट से हैवी कॉन्सोनेंट बनाने में। जैसे क से बनाया जाता, क में लगा के दो चश्मे ये बनाया जाता है ख, ख में लगा के बनाया जाता है घ, क ख घ, च छ ज झ झ। तो इस तरह के जो हैवी कॉन्सोनेंट बनाने के लिए ह का इस्तेमाल होता है। तो इसी वजह से है कि अपना कोई वजूद नहीं होता, वो भी नून गुनने की तरह साउंड को अल्टर तो करती है, बट उसके लेंथ को इंक्रीज नहीं करती। तो इसलिए इसका भी वजन, इसको भी वजन में कंसिडर नहीं किया जाता। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ऐन जो है वो एक कॉन्सोनेंट है उर्दू में। अगर किसी लफ्ज के बीचों बीच या शुरू में ऐन आ रहा है, तो उसको आपको एज अ कॉन्सोनेंट ट्रीट करना पड़ेगा। साथ ही में आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो प्रोनाउंस होता है, अगर वहां पे वो प्रोनाउंस हो रहा है तो उसी तरह से आपको उसे ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप अशार, एक लफ्ज है अशार इज द प्लूरल ऑफ शेर, तो उसको अगर आप देखें चेक करके, तो आप पाएंगे कि एन की वजह से उसका वजन, पहले सोचें कि अगर अशार की हिज्जे क्या होगी और उसका वजन क्या होगा, तो फिर आप चेक करें। तो जब आप डिक्शनरी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अशार के बीचों बीच ऐन साहब बैठे हुए हैं, और उन्होंने एक पॉज यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, जिसकी वजह से अगर वहां पे ऐन नहीं होता तो अशार सिंपली वुड बी अशार, तो उसका वजन हो जाता 1 to 1। लेकिन चूंकि वहां पे ऐन है शाह के बीचों बीच, तो इस वजह से इसकी हिज्जे हो जाती अश आ र, अशआर। तो इसी वजह से इसका वजन हो जाता है 2 to 1। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप हिंदी लिखते हैं और हिंदी में शायरी करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप यू शुड बी एबल टू इग्नोर एन। बट जब भी आप अपने शेर पढ़ें कहीं मुशायरे में, तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप असल में हिंदी में लिख रहे हैं या आप हिंदी के शायर हैं, वरना वहां बैठे हुए उर्दू के बहुत सारे हजरात आपको तिरछी निगाहों से देखने लगेंगे, है ना। तो हिज्जे को एक बार फिर रिविजिट करते हैं कि एक रूल आप याद रख सकते हैं कि जब कोई हिज्जे का वजन 2 हो जाता है, तो उसमें फिर आप और लफ्ज ना ऐड करें, उसमें और लफ्ज उसकी ऐड नहीं कर सकते, उसको आपको अलग रखना पड़ेगा। तो यही वजह है कि वक्कास में जो स है वो अलग रखा गया है कास से, क्योंकि का का जो वजन है ऑलरेडी 2 हो चुका है, अब उसमें आप एस नहीं ऐड कर सकते। ठीक है, तो और आप ये भी देखें कि एक कॉन्सोनेंट है और उसके आगे लंबा वॉवल है, तो ये ऑलरेडी 2 हो चुका है, तो इसके बाद आप उसके अंदर कुछ और ऐड नहीं कर सकते। फिर से याद रखें कि इट डजंट मैटर हाउ अ वर्ड इज रिटन, हिज्जे इज डन बेस्ड ऑन हाउ अ वर्ड इज सेड। और यही वजह है जब लफ्जों का वजन इस तरह से होता है कि वो जिस तरह से कहे जाते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि शेर कभी भी लिखा नहीं जाता, शेर कहा जाता है। गजल लिखी नहीं जाती, गजल कही जाती है। नज्म लिखी नहीं जाती, नज्म कही जाती है। तो शायरी और शेर कहा जाता है, क्योंकि शेर शेर तभी होता है जब उसको आप कह रहे होते हैं, उसी मोमेंट में वो शेर होता है। जब वो कागज पे लिखा हुआ होता है वो उस वक्त शेर नहीं होता। जब कोई उसको पढ़ेगा और उसको प्रोनाउंस करेगा, तब वो उस हालत में
वो शेर कहा जाएगा। ठीक है, खूब सारी प्रैक्टिस करें, तभी आप एक इंट्यूशन डेवलप कर पाएंगे इसके लिए। ये बहुत जरूरी स्टेप है, इसको स्किप ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, तो इसके बाद एक स्टेप आता है तख्ती। तख्ती इज बेसिकली इज द प्रोसेस ऑफ डूइंग हिज्जे, जो हमने अभी सीखा कि तख्ती की वजन करना। तो तख्ती इज द प्रोसेस जिसमें हम किसी भी शेर के सभी अल्फाजों को वजन करते हैं और फिर देख चेक करते हैं कि वो किसी बहर पे बैठती है या नहीं, और इसी प्रोसेस को कहते हैं तख्ती करना। तो देखते हैं कि पहला स्टेप है इस शेर के जरिए हम हिज्जे करते हैं, इसको सीखते हैं कि कैसे करते हैं तख्ती। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का ये शेर है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो उसकी जब हम हिज्जे करेंगे पहले मिसरे की, तो हम इस तरह से करेंगे सी ता रो से आ गे ज हाँ औ र भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं। सी ता रो से आ गे ज हाँ और भी हैं। अ भी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो ये इस शेर की हिज्जे हो गई, और नेक्स्ट स्टेप में इन सारी हिज्जों को हम लेबल करेंगे 1 या 2 से। स्टेप 2 में हम इन सारे हिज्जे को वजन करेंगे। सी एक छोटी आवाज है जिसका वजन होगा 1, ता लंबी आवाज यानी कि 2, रो फिर से 2, से। अब यहां पे से जो है असल में एक लंबी आवाज है, क्योंकि से बना है एक कॉन्सोनेंट से और एक लंबे वॉवल साउंड से। यहाँ पे कॉन्सोनेंट है स और लंबी वॉवल है ए, तो इसका वजन होना चाहिए 2। लेकिन हमने पहले डिस्कस किया था कि जो लंबी वॉवल्स हैं उनके साथ ये सहूलियत होती है कि आप उन्हें जरूरत पड़ने पर छोटा भी कर सकते हैं। तो यहां पर शायर ने से को छोटा किया है, यानी कि छोटे से डिलीवर किया है। तो जब आप इस शेर को पढ़ेंगे तो से को खींचे के नहीं, उसको जल्दी से पढ़ेंगे। से सितारों से। और कोई अच्छा गजल गायक जब इसको गाएगा तो वो भी इस बात का ध्यान रखेगा कि से को यहाँ पे खींचा ना जाए। आ फिर से एक लंबी आवाज है, गे एक लंबी आवाज है, जा एक छोटी आवाज है, ज हाँ और भी है। भी एक लंबी आवाज है, यहाँ पे मैंने आई लगाया है लेकिन असल में ये एक आ, लंबी ई की साउंड है। सितारों से आगे जहां और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं। अ भी इश्क के इम। इम एक लंबी आवाज है क्योंकि ये छोटी हरकत से शुरू होता है और एक कॉन्सोनेंट पे एंड होता है। इम ती हाँ और भी हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो आपको यहां पे कोई पैटर्न नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे एक पैटर्न है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 2 2 1 2 2 1 2 2 4 बार रिपीट हो रहा है, और वो दोनों मिसरों में रिपीट हो रहा है। तो बोथ द मिसरास आर फॉलोइंग द पैटर्न 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2। ये जो पैटर्न है, इसी पैटर्न को कहते हैं बहर। इट हैज अ नेम, इस बहर का नाम भी है मुतकरिब मुसम्मन सालिम। ये सारे नेम अरबिक में होते हैं और बहुत मुश्किल होते हैं, तो ये याद रखने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपके पास ये एक लिस्ट मौजूद है जिसमें ये एक बहर है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बहर का प्लूरल है वो है बहूर।
और उर्दू शायरी में 19 प्रिंसिपल बहूर हैं और ऑल उर्दू पोइट्री मस्ट फॉलो वन ऑफ दीज बहूर। उन बहूर में से ही आपको कोई एक बहर इस्तेमाल करनी होती है अपने शेर में, वरना वो शेर शेर नहीं कहा जा सकता। यानी कि इफ योर पोएम डजंट फॉलो अ बहर, इट कांट बी कॉल्ड अ शायरी एंड यू आर नॉट अ प्रॉपर शायर। सॉरी। ठीक है, तो एक असाइनमेंट है कि आप रेख्ता.com पे जाएं, इस गजल को ढूंढें और इसके सारे अशार की तख्ती करें। और नेक्स्ट वीक आई विल प्रिपेयर अनदर chapter for you guys. So till then, thank you.